हेलो फ्रेंड, वीकॉम ई लर्निंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रिपल सी के सिलेबस में नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। इसके पहले के सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मेमोरी का प्रयोग हमेशा होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो कंप्यूटर में भी मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए ही किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करती है और जरूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर को उपलब्ध कराती है। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी होती है। प्रत्येक भाग को सेल कहा जाता है। मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल की अपनी अलग पहचान होती है जिसे हम सेल एड्रेस या पाथ के नाम से भी जानते हैं। इन सेल में ही डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर का डेटा यानी बाइनरी डिजिट में 0 और 1 में स्टोर होता है। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर किया जाता है, जिसके लिए वह अलग अलग प्रकार की स्मृति इस्तेमाल करता है। यानी अलग अलग प्रकार की मेमोरी को यूज करता है जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कैच मेमोरी। यह मेमोरी बहुत ही तेज होती है, यानी सबसे तेज होती है। इसका प्रयोग प्रोसेसिंग के समय किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इसका प्रयोग हमेशा प्रोसेसिंग के समय करता है। सीपीयू पहले से ही कैच मेमोरी में स्टोर डेटा और निर्देश को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसे अब किसी कार्य को करने के लिए निर्देश और डेटा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक मेमोरी में नहीं जाना पड़ता। इसलिए सीपीयू का कार्य भी तेज हो जाता है। कैच मेमोरी में इन डेटा और निर्देशों को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजा जाता है, जिन्हें फिर सीपीयू द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इसे बार बार साफ करना पड़ता है। यानी कैचे मेमोरी वह मेमोरी होती है दोस्तों, जैसे हम जिस डेटा का बार बार प्रयोग कर रहे हैं वो डेटा कैचे मेमोरी में आके स्टोर हो जाता है। सीपीयू को जब उन डेटा की जरूरत पड़ती है तो वो सीधे कैचे मेमोरी से उसको प्राप्त कर लेता है। उसे प्राइमरी मेमोरी यानी रैम और रोम में नहीं जाना पड़ता, जिससे सीपीयू की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला है हमारा प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह सीपीयू का मुख्य भाग होता है, जहां से सीपीयू डेटा और निर्देश को प्राप्त करता है। यह सीपीयू के मदरबोर्ड से सीधे जुड़ा होता है। यह अस्थायी मेमोरी होता है, यानी इसमें डेटा को हम ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे कार्य के निर्देश और डेटा संग्रह रहता है। काम खत्म होने के बाद डेटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है और अगले काम का डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर बंद हो जाने पर प्राइमरी मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है, उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम रैम और रोम के नाम से जानते हैं। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो आइए जानते हैं रैम या वोलाटाइल मेमोरी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है जो डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करती है। यह रीड और राइट मेमोरी होती है, यानी इस मेमोरी में हम डेटा को रीड व राइट दोनों कर सकते हैं। इस मेमोरी में डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद इसका डेटा नष्ट हो जाता है। इस मेमोरी को रैम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मेमोरी लोकेशन रैंडम सेलेक्ट किया जाता है। पावर
ऑफ होने पर इसमें स्टोर डेटा लॉस हो जाता है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, जिसे हम यस रैम या डी रैम के नाम से जानते हैं। अब स्टैटिक रैम क्या होता है? इसे यस रैम के नाम से भी जाना जाता है। स्टैटिक रैम कम रिफ्रेश होती है, लेकिन यह डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख लेती है। यह डेटा को तब तक स्टोर रखती है जब तक सिस्टम को करंट मिलता रहता है। यह बहुत तेज गति से डेटा को एक्सेस भी करती है। अगला है हमारा डायनेमिक रैम यानी डी रैम। डी रैम में डेटा मेमोरी सेल में स्टोर होता है। प्रत्येक मेमोरी सेल में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा डेटा स्टोर होता है, लेकिन लगभग 4 मिलीसेकंड बाद मेमोरी सेल नियंत्रक मेमोरी को रिफ्रेश करते रहते हैं। रिफ्रेश करने का मतलब वह डेटा को रीराइट करते हैं। इसलिए डी रैम काफी धीमा होता है, लेकिन यह अन्य मेमोरी के मुकाबले कम बिजली खाता है और लंबे समय तक चलता है। यह जल्दी खराब नहीं होता है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा भाग होता है रोम, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। यह वह मेमोरी होती है जिसके डेटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं, यानी उसमें हम कुछ भी लिख नहीं सकते, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। इन मेमोरी में इंफॉर्मेशन को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही स्टोर किया जाता है, यानी जब कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है, रोम हमारा तैयार होता है, उसी समय इसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। इस मेमोरी में स्टोर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। इस ऑपरेशन को बूट स्ट्रैप के रूप में भी जाना जाता है। रोम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम के नाम से जानते हैं। तो आइए एक एक रोम को जानते हैं। पहला है हमारा पी रोम, जिसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसमें डेटा केवल एक बार ही स्टोर किया जाता है। इसे मिटाया नहीं जा सकता और नहीं बदला जा सकता है। इसमें BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से संबंधित सूचनाएं स्टोर रहती हैं। दूसरा है हमारा EPROM यानी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह पीरोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। तीसरा है और आखिरी हमारा EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक नई तकनीकी है। इसे फॉर्मेट करने के लिए विद्युत तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसके डेटा को मिटाया जाता है और नए डेटा को लिखा जा सकता है। दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। इसे एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है, यानी इसमें स्टोर डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इस मेमोरी में संग्रहित डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, जिससे यूजर और कंप्यूटर अपनी जरूरत के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। यह मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड से केबल के द्वारा जोड़ी जाती है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होता। इसका डेटा पहले मुख्य मेमोरी में आता है, यानी प्राइमरी मेमोरी में आता है। इसके बाद ही सीपीयू इसे यूज कर सकता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आवश्यकता के अनुसार ज्यादा और कम की जा सकती है। इसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि आते हैं। तो पहला है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है।
यह एल्यूमिनियम की धातु होती है जिस पर पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। यह डिस्क एक धुरी पर बड़ी तेजी से घूमता है और इसकी गति को आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट यानी चक्कर घूर्णन प्रति मिनट में मापा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव में ट्रैक और सेक्टर में डेटा होता है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव हमारा ट्रैक और सेक्टर में बटा होता है जिसमें डेटा स्टोर रहता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जिसके पहले पार्टीशन का नाम दिया गया सी ड्राइव, और आज आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होता है और इसको सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में 1 टीबी यानी 1 टेराबाइट से लेकर 100 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है। हार्ड डिस्क ड्राइव के निर्माता आईबीएम हैं, जिसे 1980 में बनाया गया। दूसरा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क सबसे पहले स्टोरेज करने के लिए बनाया गया था। यह प्लास्टिक की एक गोल डिस्क होती है जो एक प्लास्टिक के कवर में बंद रहती है। इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। फ्लॉपी डिस्क को 2 भागों में बांटा गया है, यानी ये 2 भागों में हमें मिलते हैं, मिनी फ्लॉपी और माइक्रो फ्लॉपी। मिनी फ्लॉपी का व्यास 3.1/2 इंच होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB यानी बहुत ही कम होती है। इसे कंप्यूटर में रीड करने के लिए बनाया गया है। यह लगभग 360 आरपीएम पर घूमती है। दूसरा है माइक्रो फ्लॉपी। माइक्रो फ्लॉपी का व्यास 5.1/2 इंच होता है और इनकी स्टोरेज क्षमता 2.88 MB होती है। यानी फ्लॉपी डिस्क हमको 2 भागों में मिलते हैं, 3.1/2 और 5.1/2। जैसा कि आपने देखा फ्लॉपी डिस्क में स्टोरेज डिवाइस यानी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, 1.44 MB और 2.88 MB, इसलिए इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। अगला है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में पॉलीकार्बोनेट की गोल डिस्क होती है जिस पर एक रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। ऑप्टिकल डिस्क डेटा डिजिटली रूप में सुरक्षित रहता है। डेटा को ऑप्टिकल डिस्क पर रीड और राइट करने के लिए कम क्षमता वाले लेजर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क 3 प्रकार के होते हैं, सीडी, डीवीडी और ब्लू रेज। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसकी क्षमता हार्ड डिस्क से कम और फ्लॉपी डिस्क से अधिक होती है। इसमें 700 MB तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसमें डेटा लगभग 30 वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है, लेकिन इनकी सतह पर स्क्रैच आने पर डेटा को रीड और राइट करने में परेशानी होती है। दूसरा है डीवीडी। यह सीडी का ही अगला रूप है जिसे हम डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के नाम से जानते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीडी की अपेक्षा अधिक होती है। यह देखने में सीडी की तरह ही होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 4.7 GB से लेकर 17 GB तक होती है। स्क्रैच की समस्या यहां पर भी होती है। अगर इस पे भी स्क्रैच आ गया तो डेटा को रीड करने में काफी परेशानी होती है। अगला है हमारा ब्लू रे। ब्लू रे देखने में सीडी और डीवीडी की तरह ही होते हैं, लेकिन इनको रीड और राइट करने के लिए जिस लेजर प्रकाश का प्रयोग किया जाता है वह नीले रंग जैसे बैंगनी किरण होती है, इसलिए इसे ब्लू रे कहा जाता है। इस प्रकाश की वजह से ब्लू रे डिस्क पर 50 GB तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। अगला है हमारा USB फ्लैश ड्राइव। यह भी एक स्टोरेज डिवाइस होता है। यह ड्राइव सबसे पॉपुलर और पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है।
जो USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जिसे हम पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग वीडियो देखना, ऑडियो के अलावा अन्य डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है। ये कुछ मेमोरी इकाइयां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारी इन मेमोरी इकाइयों को आप लिख लीजिएगा, जो आपको काम देंगी। जैसे हमारा 4 बिट होता है, वो 1 निम्बल के बराबर होता है। 2 निम्बल हमारा 8 बिट, 2 निम्बल और 8 बिट हमारा 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट हमारा 1 KB के बाइट बराबर होता है और 1024 KB 1 MB के बराबर होता है। ऐसे ही हमारी मेमोरी इकाइयां दी गई हैं, जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा, जो आपको आगे बहुत काम देंगी। हमारा फंडामेंटल का चैप्टर इस प्रकार पूरा समाप्त हुआ दोस्तों। अब अगला टॉपिक हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस पे। धन्यवाद।